स्टूडेंट, मेरा नाम है बलविंदर सिंह और मैंने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया है। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको इंडियन पॉलिटी जो है कि एक कोर सब्जेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उसके रिलेटेड मैं आपको एक पूरी लेक्चर सीरीज दूंगा। होप करता हूं कि आप सभी इस लेक्चर सीरीज को खूब पसंद करेंगे और मेरे द्वारा जो भी लेसन्स आपको दिए जाएंगे उसको अच्छी तरह से नोट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैंने MA किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसके बाद UGC नेट किया है पॉलिटिकल साइंस में। तो पढ़ाने का शौक़ मुझे अपने स्कूल टाइम से ही था, तो अब मैंने सोचा कि YouTube चैनल स्टार्ट किया जाए और आपके साथ रूबरू हो जाए। तो स्टार्ट करता हूँ आज का पहला लेसन जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि उस समय जब ब्रिटिशर्स भारत में आए हुए थे तो उन्होंने कौन से जो लॉ बनाए थे यहाँ पे, उन्होंने किस प्रकार भारतीय संविधान को प्रभावित किया, उनके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद 1781 का आता है एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जिसे हम जानते हैं। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। उसके बाद और भी जितने भी ये एक्ट वगैरह और काउंसिल एक्ट आते हैं उनके बारे में हम तरतीबवार पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि उस समय कौन कौन सी कंडीशन थी जिसके कारण हमें रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो मैं बताऊंगा कि फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे होता है। ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें कुछ शेयर होल्डर थे और शेयर होल्डर ये इकट्ठे होकर ब्रिटिश क्राउन के पास जाते हैं कि हमने जो ईस्ट साइड है वहाँ पे हमने व्यापार करना है, क्योंकि यहाँ पे उस समय बहुत सारी और भी यूरोपियन जो नेशन थे वहाँ पर व्यापार ऑलरेडी कर रहे थे। तो इसी संबंध में सन 1600 AD में फॉर्मेशन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसको कि एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं एलिजाबेथ वन जो कि वहाँ की क्वीन थी उससे। एक्सक्लूसिव राइट्स का अर्थ ये हुआ कि सिर्फ यहाँ पे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ही सिर्फ यहाँ पे व्यापार कर सकती है और किसी को भी उन्होंने यहाँ पर व्यापार करने के राइट्स नहीं दिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर व्यापार करने के लिए, यानी कि आप कह सकते हो कि भारत में व्यापार करने के लिए मोनोपोली थी। तो क्या होता है कि पहले तो 150 वर्ष यहाँ पे ब्रिटिश जब आते हैं तो उन्होंने सिर्फ अपने व्यापार पे ध्यान दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि फर्स्ट 150 ईयर एज ट्रेडर, उन्होंने पहले सिर्फ ट्रेड पे ध्यान दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो सोसाइटी है वो बहुत डिवर्सिफाइड है। उसके बाद ही जब 1707 के बीच जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को अपना एम्पायर बनाने के लिए एक मौका मिल जाता है, क्योंकि जो भी हम देखेंगे कि जो हमारी उस समय स्टेट्स थी, जैसे आप देखोगे कि एक आप साउथ में देखोगे तो मराठा रूल कर रहे थे और हैदराबाद में निजाम थे और बंगाल में नवाब थे, वहाँ पर पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह थे, ऐसे ही अवध में नवाब थे। आप देखोगे कि भारत उस समय रियासतों में, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो देसी राजा थे वो राज कर रहे थे। तो उनको ब्रिटिशर्स ने जो एक नीति थी फुट पाओ और राज करो, उस नीति के तहत उन्होंने यहाँ पर अपने आप को एज अ पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। ठीक है जी। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका पहला मोटिव था कि बंगाल को कैप्चर किया जाए किसी न किसी रूप में, क्योंकि बंगाल उस समय एक फर्टाइल एरिया हुआ करता था। बंगाल में आप देखोगे कि जो भी यहाँ पर नवाब थे उन्होंने लैंड में जो भी रिफॉर्म्स किए थे उनका फायदा ब्रिटिशर्स उठाना चाहते थे। ठीक है जी। तो क्या होता है कि उस समय 1757 में यहाँ पर बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसके कई कारण थे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, फारूक शियर ने 1707 में ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को यहाँ पे टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, जिसका कारण ये हुआ कि जो बंगाल का नवाब था उसको सिग्निफिकेंट लॉस होना स्टार्ट हो गया टैक्स रेवेन्यू के संबंध में। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट किया कलकत्ता का, क्योंकि यहाँ पर और भी यूरोपियन पावर्स यहाँ पर रूल कर रही थी उस समय। आपको बताना चाहूँगा कि बंगाल में उस समय एक तो फोर्टिफिकेशन करते हैं ब्रिटिशर्स, दूसरा करते हैं फ्रेंच। तो सिराजुद्दौला ने उस समय ऑर्डर किया कि आप हमारे से पूछे बिना हमारे एरिया में फोर्टिफिकेशन कैसे कर सकते हो। तो जो फ्रेंच थे उन्होंने तो ऑर्डर मान के सिराजुद्दौला का वो जगह विकेट कर दी, परंतु जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने फोर्टिफिकेशन को जारी रखा, जिसके कारण कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, जिसके बीच बहुत सारे अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर देते हैं सिराजुद्दौला, और बहुत सारे ब्रिटिशर्स सैनिक वहां पर मारे जाते हैं। इसके साथ ही फिर रॉबर्ट क्लाइव उस समय दक्षिण भारत में थे, तो उन्होंने कलकत्ता पे अटैक कर दिया 1757 में। तो इस लड़ाई के बीच अंग्रेज विजय होते हैं और सिराजुद्दौला हार जाता है। इस हार में मेन कारण ये रहता है कि जो नवाब का कमांडर था सेना का, वो उसको धोखा देता है, जिसका नाम होता है मीर जाफर। मीर जाफर यहाँ पर एज अ ट्रेडर अपनी भूमिका निभाता है, वो ट्रेडर निकलता है यहाँ पे, एज ट्रेडर। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये एक उसके साथ एक पॉलिटिकल गेम खेलता है मीर जाफर के साथ। वो कहता है कि आप हमें लड़ाई में साथ दो, हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इस लालच के बीच आगे मीर जाफर को ये अंग्रेज लोग उसको एज अ बंगाल का नवाब इंस्टॉल कर देते हैं। तो मीर जाफर अंग्रेजों को बहुत सारे तोहफे देता है और उनको 24 परगना की जिम्मेदारी भी दे देता है, जिससे कि वो टैक्स वगैरह इकट्ठा करने स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके साथ ही क्या होता है कि उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में, क्योंकि मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि नवाब के पास इतना पैसा नहीं रहता, अंग्रेज दिन पर दिन उससे पैसे की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मीर जाफर को एज अ नवाब इंस्टॉल किया जाता है अंग्रेजों द्वारा। मीर जाफर एक नेशनलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर बिना टैक्स दिए हुए व्यापार कर रहे हो, तो आप या तो खुद टैक्स दो या जो भारतीय लोग हैं मैं उनको भी टैक्स फ्री व्यापार करने की सुविधा दूंगा। जिसके बीच कि नवाब ऑफ बंगाल जो कासिम था, उनका नाम मोहम्मद कासिम, उनके हर जो ये आपके हैं ब्रिटिशर, इनके संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद कि बक्सर का युद्ध होता है, जिसके बीच इस तरफ मोहम्मद जो कासिम होता है, मीर कासिम, और मीर कासिम की फौज होती है दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ होते हैं ब्रिटिशर्स। मीर कासिम का साथ देते हैं अवध के नवाब और मुगल शासक बहादुर शाह आलम II। इस लड़ाई में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स विजय होते हैं और जो ये इलाहाबाद है और कड़ा का इलाका अवध के नवाब को ब्रिटिश को देना पड़ता है, और शाह आलम II को एज अ पेंशनर ब्रिटिश उसको 26 लाख रुपए की पेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं। इससे साथ ही शाह आलम II को एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत दीवानी राइट देने के लिए कहा जाता है। दीवानी राइट देने का अर्थ यह होता है कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना पहले तो टैक्स फ्री तो वहां पर व्यापार कर ही रहे थे, अब उनको रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार भी मिल जाता है।
वो अब यहाँ पर दीवान बन जाते हैं। और आप देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद आप देखेंगे वारन हेस्टिंग, फिर यहाँ पर ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ये दीवानी राइट्स मिलते हैं, दीवानी राइट्स मिलने के कारण अंग्रेजों की जो शक्ति थी वो और ज़्यादा पावरफुल पहले से बढ़ जाती है। परंतु इसके साथ ही जो हमारा ये डीआर की स्टार्ट होती है बंगाल में, जिसमें कि एक तरफ तो बंगाल का नवाब होता है, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स होते हैं जो टैक्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ नवाब होता है। नवाब सिर्फ निजाम या उसको कह सकते हो वो प्रशासन के संबंध में कार्य कर रहा होता है, परंतु प्रशासन के संबंध में कार्य करने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता। पहले तो अंग्रेज ये बोल देते हैं कि आपको हम निश्चित रुपीस देंगे ताकि आप यहाँ पर प्रशासन कर सकें, परंतु उसके बाद अंग्रेज थोड़े समय बाद अपनी बातों से पलटना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण कि नवाब होता है जो बंगाल का, उसकी स्थिति खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो 1770 में बंगाल में फेमाइन आता है, जिसमें कि मिलियंस ऑफ लोग मर जाते हैं। और जो वहाँ के फार्मर थे उनकी स्थिति भी बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि जो टैक्स था उसकी कलेक्शन जो कि ब्रिटिशर्स किया करते थे अपने कलेक्टर के तहत, उसकी दर भी बहुत बढ़ जाती है। और जो फार्मर होते हैं उनको इस जो टैक्स होता है उसको पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतनी सारी ये घटनाएं उस समय घट रही होती हैं। तो इसके अलावा तो फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया जाता है। इस एक्ट को पास करने के कई कारण थे, जैसे कि उसी समय 1772 में जो कंपनी होती है, कंपनी 1 मिलियन पाउंड लोन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाती है और कहती है कि हमें भारत में व्यापार करने में बहुत सारा लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को पूरा करने के लिए आप हमें लोन दीजिए। तो जब ये डिमांड ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी जाती है तो वहाँ पे हाहाकार मच जाता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 गुटों में बढ़ जाता है। एक तो वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें कंपनी को बेल आउट कर देना चाहिए, उसको लोन देना चाहिए, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं, वो पार्लियामेंट्रियन होते हैं जो ये कहते हैं कि जो कंपनी है वो तो सिग्निफिकेंट लॉस शो कर रही है और जो कंपनी के ऑफिशियल हैं वो दिन प्रतिदिन रिच हो रहे हैं। और इसके साथ ही फिर वहाँ के पीएम थे, पीएम लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने एक कमेटी का पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना की, जिसने देखना था कि ये क्यों ये ऐसे क्या कारण रहे कि जिसके कारण जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो उसने इतना सिग्निफिकेंट लॉस शो किया। तो इसके कारण पढ़ेंगे तो पहला कारण आया रैम्पेंट करप्शन अमंगस्ट सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने करप्शन में लिप्त हो चुके थे। वो प्राइवेट ट्रेडिंग किया करते थे क्योंकि सैलरीज बहुत कम थी। ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे उनकी सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, जिसके कारण वो प्राइवेट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो अपने इस ट्रेड में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंटरेस्ट थे उनको भूल जाते हैं। तो साथ ही साथ जो जुडिशियल सिस्टम था उस समय बंगाल का बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा था, क्योंकि जो भी न्याय प्रणाली थी उसका संबंध सिर्फ ब्रिटिशर्स उसी व्यक्ति को वो उसका लाभ दिया करते थे जिसमें कि उनको किसी प्रकार का फाइनेंशियल इंटरेस्ट छुपा हो। तो आप कह सकते हो कि जो भी उसको पैसा दे देता था उसी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर न्याय कर देते थे। ठीक है जी। तो लॉर्ड नॉर्थ ने ये कमेटी अपॉइंट की थी जिसने कि ये जो भी इसकी खामियां थी इनके बारे में बताया कि क्यों कंपनी की स्थिति इतनी कमजोर हुई और अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसका काम सिर्फ यहाँ पर ट्रेड करना था। उसके बाद वो यहाँ पर एज अ पॉलिटिकल पावर अपने आप को साबित कर लेती है।
तो अब हम पढ़ेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया। आपने ये देख ही लिया कि क्या क्या कारण इसके रहे हैं। और रेगुलेटिंग एक्ट एक तरह की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। ठीक है जी। तो इसका पहला प्रोविजन पढ़ेंगे। जो गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसको पहले से ज्यादा पावर्स दे दी गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था, क्योंकि उस समय तीन प्रेसिडेंसी थी वहां पे, एक कलकत्ता, मद्रास और हमारा बॉम्बे। तो ये तीन प्रेसिडेंसी थी, ये तीनों इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रही थी। तो जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी वो खुद वार कर रही थी और ट्रीटी कर रही थी राजाओं के साथ। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये तीनों जो प्रेसिडेंसीज हैं ये खुद अपने आप को खुद ना स्थापित कर लें, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो पहला प्रोविजन किया था वो किया, गवर्नर को तो उन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया। उसके साथ ही जो ये मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी इनको इसका सबऑर्डिनेट बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, जो यहाँ की गवर्नर थे। ठीक है जी। इसके साथ ही जो प्राइवेट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे वहाँ के ऑफिशियल्स, उनको भी इसके लिए मनाही की गई कि आप प्राइवेट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व ना हो। इसके अलावा जो भी उनको गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे उसके ऊपर भी उन्होंने रोक लगा दी। साथ ही साथ जो प्राइवेट इस कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स थे उनकी सैलरी को इंक्रीज किया गया। तो इसके साथ ही वहां पर आप ये भी देखोगे कि वहां पर न्याय प्रणाली बहुत बुरी स्थिति से गुजर रही थी और उसी को न्याय मिल पाता था जिसके पास पैसा था। तो इस स्थिति में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की कलकत्ता में, जिसके बीच की एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जजों की वहां पर नियुक्ति की जाती है। तो इसके साथ ही गवर्नर को गवर्नर जनरल तो बना दिया, उसके साथ 4 मेंबर की एक कमेटी या आप बोल सकते हो एक काउंसिल की भी स्थापना की गई। इन 4 मेंबर की स्थापना इसलिए की गई कि ताकि ये बंगाल का जो गवर्नर है, जो बंगाल का गवर्नर था, जिसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, वो कहीं डिक्टेटर ना बन जाए, इसलिए उसके चेक एंड बैलेंसेस रखने के लिए 4 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो उसको हम बोलते थे सामूहिक रूप से गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है जी। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके अलावा जो साथ ही साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक नए निकाय की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में इसके 2 पार्ट थे। एक तो इसमें था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में वो सभी शेयर होल्डर हुआ करते थे जो जिनके की ईस्ट इंडिया कंपनी में शेयर थे। आप बोल सकते हो इनके पास कम शेयर थे प्रोप्राइटर्स के पास, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उनके पास शेयर होल्डिंग ज्यादा थी। स्टार्ट में इनकी जो टोटल जो संख्या थी वो 24 थी। तो उनको ये तलब किया गया कि कंपनी अब भारत में जो भी किसी प्रकार का सैन्य या रेवेन्यू रिलेटेड किसी भी प्रकार की जो भी उसकी गतिविधियां होंगी उसकी रिपोर्ट इंग्लैंड में उन्होंने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चांसलर ऑफ एक्सचेकर, 2 मिनिस्टर थे ये ब्रिटिश कैबिनेट के। इनको हम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इनको कहा गया कि आप पॉलिटिकल अफेयर्स देखोगे कंपनी के, और जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे इनको रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर्स थे उनको देखने के लिए कहा गया। तो एक तरह से आप देखोगे कि रेगुलेटिंग एक्ट बनाने का मकसद सिर्फ कंपनी की जो गतिविधि थी उसको रेगुलेट करना था, ताकि जो कंपनी में जो भी गड़बड़ हो रही थी उसकी गतिविधियों में, जो भी उसके कार्य में गड़बड़ दिख रही थी उसको सुधारने के लिए कोशिश की गई थी। तो होप करता हूँ कि आप सभी को ये लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्ट ऑफ 1781, जिसके बीच की सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर थे उनके बीच टसल को देखेंगे और उसको सुलझाने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। आप सभी का धन्यवाद।